गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आषाढ़ का एक दिन अंक 2 का सारांश समझने का प्रयास करें। अंक 2 में कुछ समय कुछ वर्ष बाद का चित्र प्रस्तुत किया जाता है। अंबिका का वह कमरा, वह घर, उसकी लिपाई पुताई सब उखड़ी हुई है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में वह पहुंच चुकी है। अंबिका बीमार तख्त पर पड़ी है, मल्लिका दवा पीस रही है। ऐसी परिस्थिति में वहाँ निक्षेप पहुँचता है। निक्षेप के पहुँचने पर अंबिका और मल्लिका से वह बताता है कि मेरे ही कारण यह दुर्दशा हुई, क्योंकि यदि मैं कालिदास को विवश न करता तो तुम्हारी यह दशा न होती। कालिदास आज इस ग्राम प्रदेश में होते और तुम्हारे साथ होते, लेकिन वे वहाँ जाकर उन्होंने विवाह कर लिया है प्रियंगु मंजरी के साथ। यह सुनकर मल्लिका को बड़ा दुख होता है। एक तरफ वह कहती है कि यदि वह न गए होते तो ऋतु संहार के समान अन्य ग्रंथ नहीं लिख सकते, जैसे कुमार संभव की रचना उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से की है। उनकी रचना धर्मिता प्रशस्त हुई है, रचना कौशल में निखार आया है, इसलिए उनके जाने से मुझे कष्ट नहीं है। लेकिन निक्षेप बताता है कि मुझे कष्ट है इस दुर्दशा को देखकर। ऐसा ही कुछ बातचीत निक्षेप, मल्लिका और अंबिका के बीच चल रहा था। तभी वहाँ रंगनी और संगनी उज्जैनी से आई हुई दो, एक नाट्य केंद्र से थी, नाट्य में निपुण, और एक वादन में निपुण। दोनों मल्लिका को समझाना चाहती है, मल्लिका से वार्ता करती है, कालिदास के उस पृष्ठभूमि को जानना चाहती हैं जहाँ कालिदास ने जिस पृष्ठभूमि, जिस ग्राम प्रदेश में उसने अध्ययन किया। वह मल्लिका से पूछती हैं कि कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है कि वनस्पतियाँ औषधियों में रोशनी होता है, प्रकाश होता है, उसके विषय में कुछ विस्तार से बताइए। मल्लिका ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। रंगनी और संगनी आपस में वार्ता करने के बाद पुनः वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद पुनः प्रियंगु मंजरी जो कालिदास की पत्नी है, उनका आगमन होता है और उनके आगमन से ठीक पहले अनुस्वार और अनुनासिक मल्लिका के घर का निरीक्षण करने, वहाँ के सामानों का निरीक्षण करने के लिए मल्लिका के घर पहुँचते हैं। वह घर पहुँचकर तख्त कैसे है, कुंभ किस तरह से रखा है, यह सब व्यवस्था आदि देखने लगते हैं और मल्लिका अंबिका से बताते हैं कि कालिदास की पटरानी देवी प्रियंगु मंजरी का आगमन होने वाला है। कुछ ही समय में मातुल के साथ प्रियंगु मंजरी का आगमन हो जाता है। मातुल मल्लिका की प्रशंसा प्रियंगु मंजरी से करता है। प्रियंगु मंजरी मातुल को विश्राम करने के लिए भेज देती है और वह कहती हैं कि मैं स्वयं मल्लिका की विस्तृत जानकारी मैं स्वयं ले लूँगी, तुम्हारे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रियंगु मंजरी और मल्लिका में बातचीत होता है। वह झरोखे के पास जाकर वहाँ के वातावरण का निरीक्षण करती हैं और मल्लिका से बताती हैं कि हमारे बहुत से अनुचर आए हुए हैं। यहाँ के हरण शावक, यहाँ के वातावरण, यहाँ के पत्थर, यहाँ के पौधों की अनुकृतियाँ उज्जैनी ले जाएंगे, जिससे कालिदास का राजकीय कार्यों में मन लग सके, राजनीति में मन लग सके। उनका जो पहला सोपान था वह
काव्य रचना था, अब दूसरा सोपान या दूसरा स्तर राजनीति का स्तर है। उनका मन लगाने के लिए मुझे यह सब करना पड़ रहा है। वह मल्लिका से कहती है कि तुम्हारा यह घर अत्यंत जीर्ण है, गिरने योग्य है, इसलिए इसके परिसंस्कार की आवश्यकता है। हमारे कुछ स्थापित आए हुए हैं कलाकार, मतलब जो घर का निर्माण करने वाले होते हैं, ऐसे लोग आए हुए हैं, इनके द्वारा इस घर का निर्माण हो जाना चाहिए। मल्लिका कहती है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अंबिका इसका विरोध करती है। वह चाहती है कि घर का परिसंस्कार हो जाए। घर का परिसंस्कार रोकने के बाद पुनः भृंगुमंजरी प्रस्ताव रखती है कि अगर मल्लिका चाहे तो अनुसार और अनुनासिक में से जिसके साथ कहे उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाए। इसका भी वह विरोध करती है। उसकी इच्छा नहीं है अनुसार और अनुनासिक से विवाह करना। यह सब सुनकर अंबिका को बहुत कष्ट होता है। विलोम पहुंचता है, विलोम बताता है। पुनः भृंगुमंजरी चली जाती है। इसके बाद उसी घर में विलोम पहुंचता है। वह बताता है आज पुनः कुछ अश्वारोही आए थे, घोड़ों की आवाज़ आई है। मुझे ऐसा पता चला है कि वह कालिदास थे, किंतु दुख इस बात का है कि कालिदास यहाँ नहीं आए। यह सुनकर मल्लिका को भी दुख होता है, अंबिका को भी दुख होता है। वह कहती है अंबिका कि यह तो मुझे पहले ही पता था कि किस तरह के व्यक्ति हैं कालिदास, कितना आत्म केंद्रित रहते हैं। लेकिन मल्लिका फिर भी कालिदास के प्रेम में कुछ भी कहना नहीं चाहती, लेकिन वह अंबिका की बाहों में सिमट जाती है और रोने लगती है। उसके रोने से अश्र की धारा बहती है। इस तरह द्वितीय अंक समाप्त होता है। तृतीय अंक की चर्चा अगले दिन। धन्यवाद।